साहित्यकारों, सभी शायरों, सभी गीतकारों का स्वागत करती हूँ। और नेहा जी को सबसे पहले बहुत बधाई देते हुए मैं चाहती हूँ कि पहले मंच हमारा सज जाए और उसके बाद हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल साहब से आग्रह है वो आए और अपना स्थान लें। साथ ही मुख्य अतिथि हमारे आज कार्यक्रम की डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो आए और अपना स्थान लें। आज हमें सानिध्य है योगेंद्र शर्मा जी का, उनसे भी आग्रह है कि वो आए और अपना स्थान लें। योगेंद्र जी उस तरफ स्थान लें। इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ पे धनंजय सिंह जी। धनंजय भैया आइए, आपका स्वागत है। मासूम गाजियाबादी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में ऋषि कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच डॉक्टर देवेंद्र देव जी हैं, आने वाले हैं। अच्छा, वो अभी आए नहीं है, वो चल पड़े हैं, अभी आ रहे हैं, ऐसा हमको बताया है सवाल चंद्र। ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, जिस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल हैं, वहां पे सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। उन्होंने ये दुविधा दूर कर दी और सबसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं नीरा जी से आग्रह करती हूँ कि आए और डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। बेटा उधर से। मैं भली भांति परिचित हूँ कि नेहा जी ने इस कार्यक्रम के लिए कितनी मेहनत करी है और खास तौर पे अकेले उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने उनका साथ बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन ज्यादातर काम उन्होंने खुद किया है, स्वयं किया है जी। और अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे पीछे से। अच्छा, तो हमारे बीच में अवधेश सिंह जी भी आ गए हैं। मैं पूरे चल बोर हो जाए, यही शीर्षक आपने क्यों चुना? हो जाए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया और शुरू में ही सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबके लिए। सबकी उपस्थिति देख के सचमुच मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है।
और जैसा दपना जी ने पूछा कि इसका शीर्षक मैंने रे मना चल भोर हो जाए क्यों लिखा। सुबह मैं सैर के लिए निकलती हूँ तो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। एक दिन ऐसे ही सबके लिए होती है, बहुत तरीके से होती है, विटामिन डी मिलता है, सब जानते हैं। उसके अलावा विचारों में आया कि पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, बहुत सारे विचार आए। तो सोचने लगी मैं सुबह हो जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा, मैं खुद क्यों ना सुबह हो जाऊं। फिर सोचा मैं कैसे सुबह हो सकती हूँ, सोचा कि मैं कैसे सुबह हो जाऊं। तो सुबह के साथ एक शब्द आया भोर, भोर हो जाऊं, कैसे होंगी, लेकिन मैं भोर, पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, मैं क्या करूं कि मैं भोर हो जाऊं, सुबह हो जाऊं। तब ऐसे विचार है कि मैं नहीं हो सकती, मेरा मन हो सकता है, मेरा मन भोर हो सकता है। तो उसको अभिव्यक्ति देने के लिए मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि मैं भोर हूँ, ये तो बताने की बात नहीं है। तो मैंने सोचा गीत में ढालूं इसको, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं भोर होना चाहती हूँ वो गीत में ढालूं। पहले भोर शब्द आया, फिर मन आया, रे मना, फिर वो मैं भोर हो जाऊं, कैसे हो जाऊं, उसके लिए इस गीत की रचना हुई जो इस पुस्तक में है, और शीर्षक बन गया रे मना चल भोर हो जाए। एक फूल तब खिला, तो उन दोनों गीत संग्रह में और इस गीत संग्रह में क्या क्या विशेष है, कुछ अंतर है या आपने कुछ खास इसमें लिखा है, कैसे दोनों अलग अलग हैं? खास तो मैं क्या कहूँ, ये तो सबने पहले मेरे पिछले जो 2 गीत संग्रह पढ़े हैं, और इसमें जो फर्क है, जो विशेषता है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जो 2 मेरी पुस्तकें हैं, मुझे लगता है कि वो तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पुस्तकें भी बड़ी हो गई, शायद मैच्योर हो गई, या पुरानी भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो मेरा नया नया गीत संग्रह है। तो जैसे एक बच्चे के लिए के प्रति माँ का वो होता है मन में भाव, ऐसे ही इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, यही सोच के कि देखती हूँ इस गीत संग्रह का क्या आगे, कैसे लोग इसको पसंद करेंगे, इसके गीतों को पढ़ेंगे, या जब मैं मंच पर इनको गाऊंगी तो कैसे इसको स्वीकार करेंगे। तो विशेषकर तो मेरे श्रोता और पाठक ही बताएंगे कि दोनों में, उनमें दोनों की संग्रहों में और उनमें क्या विशेषता है। मेरे जहन में आ रहा है और वो ये है कि आपने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में स्नातकोत्तर किया हुआ है, फिर आपने लिखने के लिए हिंदी को ही क्यों चुना? क्या कभी अंग्रेजी में भी कुछ लिखा? और आप कविता या गीत से क्या अभिप्राय है आपका, क्या तात्पर्य है, जरूर बताएं। अंग्रेजी में एमए किया, सच बोलूं तो किसी ने ताना मारा कि तुम क्या पढ़ोगी। पहले किताबें आधे मूल्य पर देने का और खरीदने का भी प्रचलन था उस समय। तो मोहल्ले में एक थी, मैंने उनसे कहा कि मैं भी बीए में एमए लेना चाहती हूँ, अंग्रेजी पुस्तकें आपकी ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम क्या अंग्रेजी में करोगी। बस मुझे लगा कि ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर सकती। पारिवारिक परिवेश शिक्षक के उससे बहुत पीछे रहा, तो इसलिए ये बात मुझे और भी अखर गई कि मुझे एमए इंग्लिश में ही करना है। पुस्तकें ली और मैंने अच्छे से किया, ईश्वर की कृपा बनी रही, तो एमए इंग्लिश हो गया शमुदार डिग्री कॉलेज से ही। हिंदी में करने के लिए ये था कि डॉक्टर भार्गव हमारे प्रोफेसर थे जो हमें बीए में हिंदी पढ़ाते थे, उनकी बेटी थी वंदना भार्गव, तो वो चाहती थी मैं किसी तरह जुड़ी रहूँ उसके साथ। तो उसने कहा कि मेरा नाम पहले बुगलेश था, कुछ लोग जानते हैं मेरे पुराने नाम को, उसमें सुभाष जी भी हैं, बहुत कम लोग मुझे पुराने नाम से, ये मेरा नया नामकरण हुआ नेहा वैद शादी के बाद, जैसा अक्सर पहले होता था। तो उसने कहा अपने पापा को कि पापा आप किसी भी तरह करो, बुगलेश में हिंदी कर ले तो सही बनी रहेगी। मैं उस समय जॉब करती थी, तो फॉर्म उसने अरेंज कराया और ग्राउंड में भर के फॉर्म, उसकी फीस ऐसे ही खुला फॉर्म मैंने दे दिया सर को, और बोला कि अगर इसका वो आ गया वो सूचना कि आपका रोल नंबर या आप एग्जाम दो तो मैं चली जाऊंगी, वरना नहीं। मतलब मेरा कोई करने का इरादा था नहीं, सहेली को बस खुश करने के लिए। तो भाई तेरे रोल नंबर आ गया, एग्जाम दिया और मैं घर में हिंदी में भी हो गई। मैंने इंग्लिश में अंग्रेजी में भी कविताएं कहीं पढ़ी, हाँ शुरू में की, क्योंकि जब अंग्रेजी में एमए कर रही तो एक प्रभाव होता है जब आप कोई लिटरेचर पढ़ते हैं। तो उसकी 4-4 पंक्तियां मैंने लिखी, लेकिन कभी किसी मंच पर या किसी के साथ शेयर नहीं की, वो अभी भी लिखी हुई है।
और हिंदी में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अपनी भाषा है, इसमें कहना आसान है, अपने मनोभावों को प्रकट करना आसान है, और हमारा परिवेश भी ऐसा है कि जो मैं कहूँ कम से कम वो सामने समझ जाए। तो सिर्फ उस भाषा का अपना वो दिखाने के लिए कि मैं अंग्रेजी में हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अंग्रेजी में हूँ भी सही। मेरा पोता बैठा है राइट विष्णुधरम, तो अभी वो और मेरी पोती बड़ी, वो जब स्कूल से आके कुछ कुछ बातें बोलते हैं तो नमस्ते, तो मैं उनके साथ, आप कहिएगा कि मैं शुरू से दोबारा इंग्लिश सीख रही हूँ, क्योंकि उनके साथ बोलने के लिए तो ज़रूरी हो जाता है। बच्चे कहेंगे लो दादी को तो अंग्रेजी में नहीं आती, वैसे अंग्रेजी में हमें, तो समझिए कि मैं सीख रही हूँ दोबारा से। इस तरह लिखने वाले से पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया और कब शुरू किया, और कब आपको लगा कि आप गीत लिख सकती हैं? कब लिखना शुरू किया, इसके लिए मुझे अपनी पहली कविता याद आ जाती है, क्योंकि वही मेरी पहली कविता थी और वो मैंने लेमिनेट करा रखी है, क्योंकि फाउंटेन पेन से लिखी हुई है, सन 82 की है और आज भी सुरक्षित है, बिना किसी सुधार के। मुझे लगता है कोई अगर पढ़ेगा तो कहेगा अच्छा ये लिखा है, तो उसको लेमिनेट कराने का भी रहा। मुंबई में एक संस्था है चौपाल, जिसकी मैं अभी भी सदस्य हूँ, उस वक्त मैं वहाँ उपस्थित होती हूँ तो उसको अटेंड करती हूँ। तो राजेंद्र गुप्ता जी, आप परिचित होंगे, पिक्चरों में और सीरियल में बहुत आते हैं, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक गोष्ठी रखी थी और विषय रखा कि पहली रचना, वो कहानी है, कविता है, गीत है, जो भी है। तो मैं भी बरसात के दिन थे, बेटे ने लेमिनेट कराया और वो बड़ी जर्जर अवस्था में भी थी, तो वहाँ जाके मैंने पढ़ी और मेरी कविता को इतना सराहा गया, क्योंकि इतनी कच्ची कविता है, इतनी कच्ची है, तो सबने सोचा कि हाँ ये पहली ही होगी। तो वो मैंने आज भी रखी है और वो लिखी गई इसलिए कि पिताजी की जब मृत्यु हुई तो एक मेरी कमजोरी है या मेरी शक्ति है वो, मैं किसी की मृत्यु पर रोती नहीं, मुझे रोना नहीं आता। कोई पीड़ा में है तो मैं जरूर, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, किसी के ऊपर मैं रोती नहीं। अभी 6 तारीख को रक्षाबंधन के 3 दिन पहले मेरी दीदी की डेथ हुई और मैं 9 तारीख को बहुत मस्ती में थी, जबकि मेरे मुझसे ये निकलता है जो मर रहा है वो ठीक है, उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई पीड़ा में, मेरी मदर की मृत्यु मैं नहीं हुई थी, मेरे पिताजी की कोई भी हो, कोई पीड़ा में हो तो मैं दुखी होती हूँ, मैं मृत्यु पर कभी नहीं होती। पिताजी की मृत्यु हुई उसके, तो मैं ऊपर बैठी हुई हूँ, पहले घरों में वो होता था, बीच में जाल होता था, चारों तरफ उससे मुडेर होती थी। बृहस्पतिवार का दिन था, मेरा व्रत था, हाथ में मुनक्के थे मेरे और छोटी सी डंडी में जल था तांबे की, और मैं पिताजी को नीचे देख रही हूँ कि उनकी मृत शरीर के चारों ओर हल्दी है, बाद में तो बर्फ भी मंगाई गई और मैं नीचे नहीं हूँ। बाय द वे भैया आ नहीं पाए, सोहन भैया जो नए आगरा नगर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि बब्बी किधर है, उन्होंने मुझे ढूंढा तो मैं ऊपर थी, उन्होंने सोचा कि सदमे में आ गई है, जो रोने रही है चुप बैठी है। भैया ने पहली और आखिरी बार मुझे थप्पड़ मारा और झिझोड़ दिया क्या, और मुझे रोना, वो ले गए मुझे नीचे पिताजी के शरीर के पास। तो उसके 3-4 दिन बाद मुझे हुआ कि पिताजी चले गए, खालीपन लगा, तब मैंने उत्तर दिया। नहीं तो नेहा जी आप सबको कर देती, यहाँ से ले सकते थे। तो जैसे जैसे आएंगी प्रतियां, नेहा जी अपनी सुविधा से या हम जिस साइट पे लिंक करेंगी, वो अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो उसको हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप सब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आज इस किताब का विमोचन, और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं समझती हूँ कि जब असल में बहुत खुशी का दिन है आज। नेहा से मेरी सबसे पहली मुलाकात, वैसे तो फिजिकली तो हो गई थी, लेकिन सबसे पहली मुलाकात कवि के तौर पर वो जो रुमाल वाला गीत है उसमें हो। सही बात तो ये है कि तब से अब तक मैंने नेहा से कोई और गीत सुना भी है, जो ऊपर से निकल गया हो ये, क्योंकि और होता कभी कभी किसी शख्स के साथ ये बड़ी कमजोरी हो जाती है कि जब आप शुरू में ही एक ऐसी चीज सुन ले किसी से कि जो अपने आप में एक मास्टरपीस हो, बल्कि जिसे कह देते हैं कि एक अपने आप में बिल्कुल ही अलग चीज हो, जो डूब कर कहा गया हो, जिसने इतना सारा लहू निचोड़ा हो आदमी का, तो वो गीत
उसके बाद शायद, और ये वैसे इस किताब को पढ़ते हुए भी हो रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद का कोई गीत मैंने अभी तक, लेकिन मैंने इसमें कुछ गीत पढ़े, इसमें कुछ गीत मैंने पढ़े हैं। हालांकि मैं साफ अगर कहूं, इतना मुतमईन नहीं हूं जितना होना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गीत हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है आदमी के साथ जुड़ने में, आप कब रोमानी भैया, इस गैर रोमानी दौर में एक आदमी इतना रोमानी होता है, वो कोई कम बात नहीं है। नेहा जी रुमाल वाले गीत में इतनी रोमानी है कि जो कि हो ही नहीं सकता, मुश्किल काम है बहुत, लेकिन सचमुच में वो रोमानी है, क्योंकि आज जो दौर है वो मोहब्बत का दौर है ही नहीं। जो लोग मोहब्बत के बारे में कहते हैं, लिखते हैं, वो मोहब्बत तो करते हैं ही नहीं। वो सिर्फ लॉरेंस ने एक बार कहा था कि हम लोग वो महसूस करते हैं जो हम महसूस नहीं करते, बस महसूस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हम चाहते मोहब्बत महसूस करें, मोहब्बत है नहीं भाई। तुम आदमी से जुड़ने वाले गीत है, हालांकि आदमी से जुड़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें जुड़ी है, पूरी तरह से जुड़ी या नहीं, इन गीतों ने इनका इतना खून निचोड़ा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी काफी परेशान तो किए ही होगा, मैं समझता हूँ ज्यादा। खैर, लेकिन मैं आपको कुछ घूमिल ने कहा था एक बार कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये जो चीज है, ये जो हमारे नेहा जी ने इसमें वही आदमी होने की कोशिश की है। कितनी हो पाई है ये मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत अच्छी की है इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने समर्पण किया है उन सम विषम स्थितियों को जिन्होंने इनके इन्होंने क्या संवेदना के तंतुओं को जीवंत रखा। ऐसा समर्पण बहुत कम होता है। आपको इस समर्पण के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज ये कि जिन गीतों जिस तरह से आपने इन गीतों में अपनी बात रखी है, वो ऐसा ही लगता है कभी कभी कि आप इस कदर जुड़ना चाह रही हैं आदमी के साथ कि आप उसके दुख, जैसे कि ये कोरोना वाला गीत है, उसमें आप आदमी के साथ ऐसे जुड़ रहे हैं जैसे कि भाई यानी आपको लग रहा है उसी स्थिति को जी रही हैं जब वो लोग लौट रहे हैं अपने घरों को, रास्तों में है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बड़ा मुश्किल सा उस स्थिति को जीना, और आपने उस स्थिति को जिया। उसको जैसे आप महानगर के अंधियारे में भटक रहा है मन, क्यों आया मैं छोड़ गाँव का अपना वृंदावन। अच्छी शुरुआत करी है इस गीत की, आगे भी शायद ऐसा पूरी तरह से शायद नहीं निभा है, लेकिन और अच्छी तरह से निभ जाता तो अच्छा था। वैसे होता यह है कि लोकार्पण के समय कभी भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि भाई ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें कविता में अगर आप झूठ बोलेंगे फिर कोई फायदा नहीं। ये कविता पर चर्चा करने में अगर आप झूठ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ वही, और इधर देखिए भाई, बहुत राम जी भली करें, बहुत अच्छी तरह से गीत लिखा। ये आप भी गीत देखिएगा, आप तो हमने तो घर बुलाया आपको, आप तो मकान देखने लगे। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, और होता है ये। आपने किस तरह से भारत भूषण ने कहा कि मैं गीत बेचकर घर आया, सीमेंट ईट कारा लाया, इस तरह से घर बना रहा है, वो गीत बेचकर अपना घर बना रहा है। हमारी नेहा जी ने किस तरह से घर बनाया है। ये असल में हाथ के माइक का ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इधर उधर मुंह के साथ घुमा पाते हैं। तो ये, लेकिन ये बहुत अच्छा गीत आपने वो करा है। आप तो मकान देखने लगे, वाह
बहुत खूब। और आपको थोड़ा सा मैंने ये बात, अब ये जो है ये गीत भी पढ़ने लायक है, लेकिन एक चीज एक गीत और है इनका जिसमें वर्तमान को जीना है। कुछ पल याद है आपको? जिए नहीं, हाँ जिए नहीं जीवन, ऐसे ही अभी। मधु चतुर्वेदी जो आज के मुख्य अतिथि जी हैं वो यहाँ आए। अगर किसी को यहाँ आने में असुविधा हो तो आप माइक जी। ये जो एक्सरसाइज बहुत बहुत धन्यवाद करना। यश सिद्ध मंच और रस सिद्ध सदन को मेरा आत्मिक नेहाभिनंदन, वंदन। और प्रिय नेहा को बहुत बहुत शुभाशीष के साथ मंगल कामनाएं। जैसा कि आदरणीय ने कहा कि उनकी प्रथम मुलाकात नेहा से उसी गीत से हुई थी, उंगलियों के ऊपर खुरदुरे हुए। तो वो जो उंगलियों का खुरदुरापन है वो गीत में कितना रेशमी बनकर उभरा है, ये देखने की चीज है। तो मेरी मुलाकात भी इसी गीत के माध्यम से उनसे हुई और उसी दिन से वो मुझे अपनी बिल्कुल अनुजा की तरह प्रिय हैं। और उनकी पूरी बीमारी में उन्होंने शारीरिक रूप से भोगी होगी, मानसिक रूप से मैं भी भोगती रही हूँ। और ईश्वर से सघन प्रार्थना थी कि मेरी अनुजा को वो सकुशल रखें। और क्योंकि ये एक हम सब एक बिरादरी के लोग हैं। ये जो हम लेखन करते हैं, कामनाएं नेहा के साथ अवश्य रही होंगी। और मैंने इनको एक बात बोली थी कि नेहा तुम अपराजिता हो, तुम इसे हरा के बाहर आओगी, और वो उसने सिद्ध किया। तो एक बार नेहा के लिए बहुत उसके संघर्ष के लिए, उसकी आत्मशक्ति के लिए, उसकी जिजीविषा के लिए आप सबकी ओर से ये तालियां थी। इतना कुछ आदरणीय ने कह दिया कि यूं तो हमने अभी कहा क्या है, फिर भी कहने को अब रहा क्या है। तो बहुत कुछ कह दिया गया है। मैं कुछ आपसे ऐसी ही बातचीत करूंगी। जब मैं नेहा को सुनती हूँ, मैंने सुना ज्यादा है, नेहा को पढ़ा कम। हम लोग रात रात भर एक दूसरे को सुनते रहे हैं, तो सुना ज्यादा है, पढ़ा कम है। इसको भी मैंने थोड़ा पढ़ा। एक और संग्रह भी मेरे पास था नेहा का, वो भी मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने सुना ज्यादा है। और जितना सुना है उससे ज्यादा गुना है। जब वो गीत पढ़ती है तो मैं तो एक विचित्र से भावलोक में प्रविष्ट हो जाती हूँ, जिसका छोर मात्र निर्मल आनंद रह जाता है। वहां और कुछ नहीं होता, मात्र निर्मल आनंद की। मैं इतना उसे सुनते हुए भाव विभोर हो जाती हूँ। और फिर क्या व्याख्या करनी है, क्या उस पर चर्चा करनी है, ये ध्यान ही नहीं रहता। एक बात और, कहा गया कि ये प्रेम की और करुणा की कविताएं हैं, और कविता उपजती ही करुणा से है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा कान। तो कविता का स्रोत ही, उद्गम ही करुणा है। और उस करुणा के अनेक रूप हो सकते हैं। वो किसी दुखी व्यक्ति के आर्त क्रंदन से उपजी हुई करुणा भी हो सकती है, या सहानुभूति भी हो सकती है। क्योंकि प्रेम जो है वो एकांगी नहीं है। प्रेम के अनेक भाग हैं, उनमें से 4 हम मुख्य भाग कह सकते हैं कि प्रेम प्रारंभ कहाँ से होता है। पहले सहानुभूति उपजती है। अब बात आती है पीड़ा की।
कि नेहा के गीत प्रेम की पीड़ा है या पीड़ा के गीत है या पीड़ा से प्रेम है। ये प्रश्न है अनसुलझा सा कि नेहा के गीत प्रेम की पीड़ा है या पीड़ा का प्रेम है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि नेहा के गीत पीड़ा के सोपान दर सोपान चढ़ते हुए प्रेम के उस निर्मल आनंद तक हमें पहुंचा देते हैं जहां हमें आनंद के अतिरिक्त और कुछ सोचता नहीं है। इसलिए मैं अनेक बार नेहा को साधुवाद देती हूँ। नेहा ने कहा कि मैं अभी सीख रही हूँ, कच्ची हूँ, परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता सदैव ही वांछित नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिपूर्णता का अर्थ है विराम, गतिहीनता, उसके बाद कुछ शेष नहीं है ना। हर आरज़ू हमारी मरकूज है तुम्हीं पर, हर आरज़ू हमारी मरकूज है तुम्हीं पर, जो पा ही लेंगे तुमको फिर क्या सवाल होगा। तो परिपूर्णता सदैव ही श्रेय नहीं है। अपूर्णता गतिशीलता देती है। चले रहती चलते रहे, यही हमारा लक्ष्य है और यही गीत का भी लक्ष्य है। गीत की उत्पत्ति गति से हुई है। एक दो बातें और करूंगी आपसे। थोड़ा जब भावातिरेक अधिक होता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है और शब्द थोड़ा चुप से जाते हैं। पर प्रेम का एक और रूप है भक्ति। और अब मुझे ज्ञात है कि नेहा उस ओर चल पड़ी। नेहा का मुझे लगता है कि जो अग्रिम संग्रह आएगा वो भजन संग्रह ही होने वाला है। तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। जो भक्त है वो बिना प्रेमी हुए नहीं रह सकता, और जो प्रेमी है वो तो भक्त होगा ही होगा। तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। नेहा पीड़ा को लांघती हुई प्रेम के पथ पर चलती हुई अब उसकी पराकाष्ठा भक्ति तक पहुंचने वाली है। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत नेहाशीष। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बड़ी बातें आपसे कर दी, पर एक भी उदाहरण मैंने नेहा के गीत का नहीं दिया, वो मैं दूंगी भी नहीं। मैं उसके गीतों का उदाहरण देकर आपके सहज औत्सुक्य को समाप्त नहीं करना चाहती। संग्रह आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें डूबें, रसास्वादन करें, उसका अवगाहन करें और मेरे इस कथन का मूल्यांकन करें कि मैंने कहाँ तक उसके बारे में कथन कहते हुए न्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। तो देखिए, एक बार तो तालियां इसके लिए होनी चाहिए कि गीत है लेकिन गजल की बहर में है। पंख खुशबू के भला कतरेगा कोई किस तरह, जिंदगी की सांस में जो घुल गई तो घुल गई। सब मित्रों को धन्यवाद। मैं आप सब परिचित होंगे, मैं बहुत अधिक बोलने का आदी नहीं हूँ, फिर भी कुछ दो चार शब्द तो बोलूँगा ही। तो मैं दो तरह से जानता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें बुगलेश अग्रवाल के रूप में भी देखा है और नेहा वैद के रूप में भी, और इनके दोनों घरों से मैं परिचित हूँ। मेरा ये सौभाग्य है।
चूंकि मैं दोनों घरों से परिचित हूँ, उनके जो पृष्ठभूमि है और जो उनके संस्कार हैं उनसे भी परिचित हूँ, और वो संस्कार नेहा जी में किस तरह से कूट कूट कर भरे हुए हैं इसकी गवाह उनकी रचनाएं हैं। और एक बड़े लंबे संघर्ष के दौर से गुजर के आई हैं और उस पर विजय पाई है। ये मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। ये नेहा जी ने अपने संग्रह में भी लिखा है और औरों ने भी इनके बारे में लिखा है कि उनके भीतर जो मूल तत्व प्रेम का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्रेम इनको व्यक्तिगत तौर से भी इनको जिंदा रखता है और एक कवि के तौर पे तो और भी ज़्यादा विजेता बनाता है इनको। पूरे मैंने इस पुस्तक की भूमिका पढ़ी और उसमें सारे में कोरोना के जिक्र है और उसके अंत में उन्होंने प्रेम पर ही बल दिया है। तो जैसे वो मार्केस का उपन्यास है ना, लव इन टाइम ऑफ कॉलरा, वो मुझे याद आया। और नेहा जी के गीतों से गुजरते हुए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म किस्म के जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, घर गृहस्थी में, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे वो अपने सिंगल साहब बता रहे थे वो रुमाल वाला, तो उसमें बड़ा देखिएगा बड़ी बड़ी बहुत सूक्ष्मता से उसको बना गया है। मैं कुछ और इसके अलावा ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जब हम कविता को गाकर, गीत को गाकर प्रस्तुत करते हैं तब हम उसकी छंद विधान और लयात्मकता मात्रा वगैरह हमारे लिए गौण हो जाती है। पहनेगा होली खेल कर कहता जिन्हें, अब नहीं पहनेगा होली खेल कर कहता जिन्हें, वो उन्हीं कपड़ों को धोकर साल भर पहने दिखा, वो उन्हीं कपड़ों को धोकर साल भर पहने दिखा। तो नेहा जी की इन पंक्तियों के साथ मैं गीत ऋषि डॉक्टर धनंजय सिंह को बड़े आग्रह से निमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां हो जाए। कि जो गीत हैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया है कथा के लिए। तो इस कसौटी पर नेहा जी के सभी गीत बहुत खरे उतरते हैं। प्रेम, करुणा, प्रेम इन गीतों का मुख्य स्वर है। कहा गया है, गीतकार रामावतार त्यागी ने कहा था, कोश में सबसे अधिक है शब्द लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। कोश में सबसे अधिक है शब्द लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का संयत प्रकाशन बिन कहे जिसको रहा जाता है। तो जहाँ तक मैंने इन गीतों को पढ़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये गीत मेहनत करके नहीं लिखे गए, ये गीत उभरे हैं, ये गीत निकले हैं, इससे बहे हैं। इन गीतों में वो माधुर्य है, वो संगीत है, वो गति है, वो लय है जो इनको गीत बनाता है। इनके गीतों में अज्ञाता अंबर जैसे प्रयोग भी दिखाई देते हैं। अज्ञाता अंबर, आग बरसाता हुआ अंबर। अब ये नए शब्द, ये इस ऐसे जो शब्द हैं, ये इन्हें नवगीत की ओर ले जाते हैं। इनके गीतों में नवगीत की यात्रा दिखाई देती है।
ये भी कह सकता हूँ। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूँगा इस बात को समाप्त करने से पहले, कि आपके अंदर जो कच्चापन है उस कच्चेपन की रक्षा कीजिए। उस कच्चेपन की रक्षा कीजिए, क्योंकि स्वर्ण को खोटा खरा कसकर बताती है कसौटी, पर कसौटी एक पत्थर है स्वयं कंचन नहीं। आगे बढ़ते रहिए। और अंत में ये कहना चाहूँगा, प्रतिपग में हो नवगति, गति में प्रगति, प्रगति में आंदोलन, मैं चाह रहा तुम चोटी चढ़ोगे वाले। मेरे साथ नेहा जी के शब्द हैं, इनसे मैं मासूम गाजियाबादी साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने शब्द आप सबके सम्मुख रखें। सबसे पहले तो नेहा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बात कहाँ से शुरू करूं कि जो गहराई नेहा जी के रचना में दिखती है वो ऐसे ही नहीं आ जाती। कई बार हम पीड़ितों के दर्द को अल्फाज देते हैं तो खुद भी रोना पड़ता है। पहले कहाँ एक दूसरे को सूचित कर आते जाते थे, जी भाई साहब, दर्द था कि पहले कहाँ एक दूसरे को सूचित कर आते जाते थे, पहुंच गए बस और दुखों की गांठ खोलते खुलवाते थे। लेकिन आज दुखों की गांठें कौन खोलता खुलवाता है? लेकिन आज दुखों की गांठें कौन खोलता खुलवाता है? बिना सूचना दिए कौन अब किसके घर आता जाता? इन संवेदनाओं का नाम ही कविता है और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी साहित्यकारों को सलाम करता हूँ, ये कहते हुए कि मोहब्बत का नशेमन जब कभी तामीर करते हैं, यहाँ अहबाब ही माहौल को मुश्किल बनाते हैं। वो परचम देकर जिन बच्चों से तख्ती छीन लेते हैं, किताबें देके हम उनका भी मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद नेहा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो उनके बीच में रचना के कुछ अंश सुनाए जा रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी उच्च कोटि की वो गीत लिखती हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप गीत लिखना शुरू करो, तो मुझे लगता है कि मैं कभी इस स्तर के गीत नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने बिल्कुल गीत की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। तो एक और उदाहरण देती हूँ कि मेरी आंखों के पनघट पर मत आना, मेरी आंखों के पनघट पर मत आना, उनका खारा नीर तुम्हारे काम ना आएगा, उनका खारा नीर तुम्हारे काम ना आएगा। इन नेहा जी के शब्दों के साथ मैं ऋषि कुमार शर्मा जी को दावत देती हूँ कि वो आएं और नेहा जी की पुस्तक पर कुछ कहें। मैं जानती हूँ यहाँ पे पुस्तक पर चर्चा हो रही है, गीत या शायरी नहीं सुनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सब तालियां बजाएंगे और कि आपने मुझे अघोषित अध्यक्ष बनाया कार्यक्रम का, क्योंकि घोषित तो सिंगल जी थे और अघोषित अध्यक्ष मैं रहा, क्योंकि अध्यक्ष सबको सुनता है, उसके बाद उसको मांगा। और नेहा जी को बहुत बहुत बधाई, इतने सुंदर काव्य संग्रह रे मना चल भूल हो जाए, बहुत अच्छा संग्रह है और बधाई तो मिलनी ही है, क्योंकि जो आला ज़र्फ होते हैं सदा ही झुके मिलते हैं।
और सुराही भरा करती है पैमाने हमेशा सब निगों। और आपके संग्रह में सारे गीत ऐसे हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। तो इस गीत संग्रह के लिए आपको बहुत कोटिश बधाई। और मैं बारादरी के बहुत सारे लोग यहाँ पंकज जी और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बारादरी में पहली बार मुझे नेहा जी से मिलने का मौका मिला और वहीं पर नेहा जी ने वो तुरपाई वाला गीत जो था और इतना अच्छा गीत है, सबने कह दिया है, मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो दो लोग भाग रहे थे बहुत तेजी से, एक उसके पीछे एक उसके पीछे। तो एक व्यक्ति ने पीछे वाले को पकड़ा, बोला क्या मसला है, क्या माजरा है, तू भाग रहे हो? बोला ये जो आगे जो भाग रहा है वो अपनी कविता सुना के। ये अभी मैं कहाँ से आरंभ करूं, क्या बताऊं, सारी चीज तो नेहा जी के बारे में कह दी गई है। पर मैं इतना जानता हूं कि हिंदी अकादमी में जब मैंने नेहा जी को आमंत्रित किया तो हिंदी अकादमी के ऊपर कर्ज हुआ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नेहा जी को कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया, लेकिन एक शायद नेहा जी को ध्यान होगा, 30 कोर्ट का कार्यक्रम था। उस कोर्ट के कार्यक्रम में सारे वकील, जज और एक दो कोई और अतिथि होंगे, उसमें नेहा जी ने काव्य पाठ किया और आप विश्वास करिए हर महीने नेहा जी की डिमांड आती रही। अब मधुरम के उस पर जब मैं गया था, चतुर्वेदी जी मैडम बैठी हैं, तो वहां मैंने इनका जो गीत सुना कि हमने बुलाया घरा आप तो मकान लेकर। इतना सुंदर गीत है। और तो इस पुस्तक में सुभाष जी बैठे हैं, अवधेश जी बैठे हैं, इस पुस्तक में 62 गीत हैं और 62 गीतों में भी प्रेम के 5-7 लगा रहे हैं तो कम से कम 55 गीत ऐसे हैं 55 भावनाओं को लेकर के। उन सारे गीतों की भावनाएं अलग अलग हैं। आप देखिए इतने सुंदर इन्होंने भावनाओं को उसमें लिखा है। मेरा तीसरा संग्रह शायद आपके है ना, तीसरा संग्रह ही आया है और मुझे अफसोस है कि संग्रह अद्वित ने क्यों छापा है, हिंदी अकादमी ने क्यों छापा, उनको छापना चाहिए था। लेकिन ये ठीक है कि पाँव ने ठोकर बहुत खाए, पर पाँव किसी तरह से राह पर तो आए और हाथों में अंगार लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर को बताए। वो तासीर इन गीतों में निखर के आई है। अद्वित का भी बड़ा उसमें रोल है कि उसने ऐसे गीतों, ऐसे रचनाकारों को चुना है कि जिनकी रचनाओं को हम तक पहुंचने का अवसर मिला है। बहुत सारी बातें मैं परसों शायद नेहा जी का ये मेरे पास था, मैं अचानक कार में खुल बैठा, तो कार में जब मैं पढ़ रहा था गीत को तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र बैठे थे। क्या तुम कार में बैठ के गीत पढ़ रहे हो, बातचीत करो। मैंने कहा तुम बातचीत बंद करो, मैं तुमको गीत सुना। तो मैंने आपका वो गीत सुनाया जो गांव से हम क्यों शहर में, है ना। तो गीत आप सबने सुना होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना है वो सुन ले। महानगर के उजियारे में भटक रहा है अरमान, क्यों आया मैं छोड़ गांव का अपना बदलाव। नेहा जी मैंने अपने गांव का वृंदावन छोड़ा नहीं है, मैं हर हफ्ते वहीं होता हूँ और 27 साल हो गए मैं दिल्ली में रहता हूँ। सब लोग जानते हैं अवधेश जी और ये पंकज जी बैठे मेरे गांव के ही हैं बिल्कुल। मैंने अपना हर सैटरडे संडे मेरा वहीं बीतता है और वहाँ नहीं बीतता, वहाँ से संबंधित जितने ग्राम हैं उनके अंदर मेरे मित्रों के साथ बैठ के मैं गन्ने की पूरी खा रहा होता हूँ और गुड़ बना रहा हूँ। पैर रहता जैसे चलता बढ़ता ना आगे, एक व्रत बस घूमता मैं भी दम साधे। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी मुझे लगता है कि मृत्यु होने वाली है। रहट शब्द आज का बच्चा जानता है,
अच्छा दिल में है। और ये जो गीत है ना पंकज जी, ये जिसे कहते हैं इनोसेंस, ये अबोध के गीत है। और इन सारे गीतों में आप देखेंगे, और यहाँ पर यदि युवा होते तो देव जी से मेरा निवेदन था कि कम से कम 20 युवाओं को आप यहाँ मैंडेटरी करके रखते, तो वो जानते हैं कि वो किस तरह के गीत लिखे जा रहे हैं। तो भविष्य में जब भी कोई इस तरह की चर्चा हो तो उसमें 20 बच्चों को जरूर रखना चाहिए, जो आपकी परंपरा को आगे ले जाए। लास्ट टाइम का एक बड़ा अच्छा गीत है मोती सागर बीच पर। वैसे तो पाजेब पाँव गिरट वाला जो आपने लास्ट में दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जरा देखना इसको, तट पर कुछ मिले नरबंदे, सोच रहा क्या खड़ा है, धोती सी पड़ी किनारे, मोती सागर बीच पड़ा। ये दुष्यंत ने भी कहीं कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को। तो आप मोती सागर बीच पड़ा, हर उस युवा मानसिकता, हर उस युवा व्यक्ति के लिए संदेश है कि यदि आपको कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में जहां भी जाना है तो बीच में उतरना पड़ेगा। आप उतले सागर में या किनारों पर चीजों को नहीं पा सकते। इसलिए ये गीत बड़ी प्रेरणा देता है सबको। मोती कर चाहिए तुझको, कर तैयार अरे तो खुद को, कर संकल्प में डर पीछे हट, देख इधर ना इसको उसको, बन जा मोती का अधिकारी, इम्तिहान हो खुला खड़ा। जिन्होंने चीजें प्राप्त की हैं उनको ऐसे नहीं मिलेगी। आज मंच के इधर जितने लोग हैं, मंच के उधर भी उतने लोग बैठे हैं। इतने सारे राइटर और सारे राइटर कवि सब लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी अनिल जी बैठे हुए हैं, विनय विक्रम जी आप देखिए इतना अच्छा लिखने वाले सारे, अवनेश भी बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इस संग्रह को जितना बढ़ा जाए उतना नई विधाएं और नई चीज हमको इसमें मिलती हैं। किसी ने इसको राम जी भला करे के बारे में तो चर्चा कर दी सबने, और इसमें आप तो मकान देखने लगे, इस पर भी चर्चा सबने कर दी। मोर नाचेंगे फिर गीत हो, नई डायरी वाला जो आपका गीत, बहुत सुंदर गीत है। और नेहा जी को शायद मैं बता दूं कि आपके गीत में गुनगुनाता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है, और लोग उस पर आनंदित होते हैं, है ना, आनंदित होते हैं। ये बात अलग है कि मैं अपनी वीडियो बहुत ज्यादा डालता हूँ, आपकी नहीं डालूंगा, लेकिन जल्दी आपकी वीडियो भी मैं इसमें डालूंगा। और आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी सुदेश श्रोता हैं, सभी राइटर भी हैं। नेहा जी का जो जन्मदिन है ना वो 1 अप्रैल 1962 है, और उस दिन देवानंद की फिल्म असली नकली रिलीज हुई थी। और उसी दिन मेरे फेवरेट एंकर, बीबीसी के एंकर थे, है ना, फिलिप्स ब्रायन, शायद पुराने लोग उनको जानते हैं, उनका भी जन्मदिन है। 85 से लेकर 87 तक बीबीसी में उन्होंने वो कमेंट्री की कि आज उनके नाम से 4 ऐसे शो होते थे, अभी भी हम यहाँ तक आए, ब्रायन अभी भी हैं, लेकिन आपके जन्मदिन के कारण मुझे उनका भी याद रहा और आपका याद रहा, और असली नकली फिल्म में जो गीत हैं वो सारे सुपर हिट रहे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा जी बहुत खूबसूरत उन्होंने बोला, बहुत सुंदर सुंदर बातें की। शाख हूँ मैं फूल खुशबू रंग का एहसास हूँ, शाख हूँ मैं फूल खुशबू रंग का एहसास हूँ, तुम मुझे महसूस कर देखो तुम्हारे पास है। मेरा ये भी सच है, पेड़ से रिश्ता है मेरा ये भी सच है, हाँ मगर छाँव हूँ सारे जहाँ की, मैं सभी की आस हूँ। तो ये नेहा जी की खूबसूरत पंक्तियों से मैं डॉक्टर देवेंद्र देव जी को बुलाना चाहती हूँ। और इसके पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि मैं शायरा हूँ, मैं गीत नहीं लिखती। तो मैंने ज़्यादातर रस्म इजरा के कार्यक्रम देखे हैं जिनमें हमेशा सबसे वरिष्ठ शायर को किताब पर चर्चा करने के लिए पहले बुलाया जाता है, और अगर मुझसे कोई धृष्टता हुई हो
तो उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं है। धन्यवाद। कुसुम्बोजान इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। नेहा मैम ने जब कहा था कि ये गीत के संकलन के विमोचन के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए भी होती है कि अलग अलग ना मिलकर जब सारे साहित्य मनीषी एक जगह मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी एनर्जी होती है, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं ऋणी रहूँगा नेहा जी का, मंच पर उपस्थित मासूम जी, धनंजय सिंह जी, मधु मैम, सुरेंद्र जी और योगेंद्र दत्त शर्मा जी। एक गीत उसी, क्योंकि मुझे आपका ममता वाला भाव बहुत भाता है, और वो जो मृदु भाषी है ये देखा हुआ भी है। मैम का एक गीत है, काले कजलोटे से टीका। गाँव में तो कुसुमाएं बहुत ही अपना, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे कितना ही काला बच्चा हो उसके भी काले उसका टीका लगा देती है माँ, क्योंकि माँ की नजर बच्चा सबसे सुंदर होता है। तो सबकी बुरी नजर से मानो मुझे बचाती माँ, काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। होने पर कुछ बड़ा भले ही मैं उससे रूठा, लेकिन माँ का ये क्रम अब तक कभी न छूटा। माथे पर ना सही कान के पीछे अंगुली से इस टीके को कवच मान निज मन समझाती माँ, और काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। बने जिससे कुछ बिगड़े, बने नहीं जिससे कुछ बिगड़े, परमा वैसी ही है। मुझको लेकर उसकी चिंता पहले जैसी है, जैसे पहले थी बुदुलारती, चूमा करती थी, ममता की बाहों में अब भी प्यार लौटाती माँ। काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। तो इतनी अच्छी अभिव्यक्ति मैंने इस गीत में करी, और ये मैं बिल्कुल सही बात है। रोज ही लगाती है माँ, टीका लगाती है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बच्चा आगे से दिक्कत करने लगता है, तो कान के पीछे लगाती है। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आशा के साथ कि ये आपका तीसरा संकलन है, और आप लिखते रहिए, आपके संकलन आते रहेंगे, और विमोचन में हम इसी तरह शामिल होते रहेंगे। डॉक्टर योगेंद्र साहब ने कितनी सुविधाएं दी हैं, और माइक का मुझे लगता है इतना खराब होना या बदलना बार बार ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक लफ्ज, हर एक अक्षर सारे बैठे हुए लोगों तक पहुंच रहा है। अब तक कि नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। तो अगली पंक्तियों से मैं आवाज देना चाहती हूँ अवधेश सिंह जी को, जो नोएडा से हमारे बीच आए हैं। वो बोलेंगे, बांध लीजिए चाहे जितने टोट के ताबीज ये, वक्त की चौखट पे सारे बेअसर बेकार है। तो एक जगह देखिए टोरे टोटके की ताबीज की अलग तरह से बात करी जब वो माँ है, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है वो, यानी उनकी गीतों में कितना विस्तार है। तो हमारे बीच अवधेश सिंह जी आ गए हैं। कहते हैं छांव डरी है धूप से, उपवन है बदहार। गुरु जी को प्रणाम। छांव डरी है धूप से, उपवन है बदहार, और तपिश कभी पहले न थी, मन में उठे सवाल। और इस सवालों को अच्छा सा समाधान देने की कोशिश मैडम नेहा वैद्य जी ने की है। इनका संग्रह की पीडीएफ मुझे कल मिली थी शाम को, और लिटरली करवा चौथ के बाद 11-12 बजे जब मैं बैठा तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वे मन चल भोर हो जाए जो काव्य संग्रह है, इसका असली नाम होना चाहिए अनुभूतियों की शीतल भोर। इसका असली नाम होना चाहिए अनुभूतियों की शीतल भोर। कुछ कठिन सा नाम लगा, जैसे ही मैंने मिसेज
इसको बताया कि हमारी इस नई काव्य संग्रह का शीर्षक रे मन चल भोर हो जाए है। तो थोड़ा सा हमें लिखने के साथ पाठकों की मानसिकता और उनकी अपनी पढ़ने की हैसियत का ध्यान भी रखना चाहिए। यह किताब के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपना परिचय दे दूं। इस काम को शुरू करने के पहले मैं भारतीय सूचना सेवा में अधिकारी रहा 6 साल डेपुटेशन में और डीएवीपी समेत आकाशवाणी के विभागों को देखा। उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर के तकनीकी पद से बीएसएनएल से 2019 में रिटायर हुआ। मैंने सारे ड्रामा डिवीजन में देखा है, प्लस प्रचार निदेशालय भी देखा है, वहाँ की कार्य प्रणाली भी देखी है। नेहा बैन जी का व्यक्तित्व सहजता, सामंजस्यता और शालीनता के प्रेम में तंतुओं से बना दिखता है, जो भारतीयता में पूरी तरह से रचा बसा है। यह सब उनके काम से भी झलक रहा है। रे मना चल भोर हो जाए काव्य संग्रह का शीर्षक उनके प्रेम में आशावादी सहज व्यक्तित्व से निकले चिंतन का परिचायक है। अपनी क्षण के लिए सुने। भोर के सौंदर्य का जीवन पढ़े, चेतना के ऊर्ध्वगामी पथ बढ़े, चल अकल्पित भव्यता के रास्ते, एक नया इतिहास अपना हम गढ़े, हर्ष और उल्लास में डूबे हुए चौदिशी के प्योर हो जाए, रे मना चल भोर हो जाए। भोर होने की जो उनकी अपनी आकांक्षा थी, जो कि सुबह के मॉर्निंग वॉक से निकली, आपने उनके इंटरव्यू में सुनी ही हुई है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दार्शनिक चिंतन है कि हम भोर हो जाए। हम शाम नहीं बनना चाहते। हम जब शाम बनते हैं तो हम भोर की कल्पना करके शाम की काय को एंजॉय करते हैं। अगर ये पता हो कि शाम कल भोर में नहीं बदलेगी तो हम शाम का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है भोर जो है वो इस प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। मुझे आदरणीय नेहा जी के समस्त गीत करोड़ों महिलाओं के हृदय की बात जैसे लग रहे हैं। यही साहित्य लेखन का उद्देश्य भी है जो इस पुस्तक के द्वारा पूरा किया गया है। हमारा लेखन उन लोगों की आवाज बनना चाहिए जिनके पास शब्द नहीं है, भाव तो है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी वक्तागण आए हैं उन्होंने वही बात कही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। पुस्तक में जो पीडीएफ मिली है उसमें 120 पृष्ठ में 59 गीत है। हो सकता है एक दो बाद में बढ़ गए हों, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनको जिस क्रम में रखा गया है उसे देखते हुए नारी सुलभ सजावट का अंदाज हो जाता है। घर में प्रवेश करते वक्त कैसे सजावट होनी चाहिए, किस कलर के पर्दे होने चाहिए, किस कलर का पावदान होना चाहिए, सोफे पे कौन सा कलर होना चाहिए, पहले आदमी घुस के क्या देखे और बाद में क्या देखे, बड़ा करीने से सजाया है एक गीत को, बिना जल्दबाजी और बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी आवेश में आए। बिना किसी प्रकार का भय पाले गृहिणी प्रातः घर को धूप बत्ती अगरबत्ती से सुवासित करती है। वैसे ही माँ सरस्वती संग्रह के प्रथम पृष्ठ पे सबको दर्शन देते और आशीर्वाद देते नजर आ रही है। इस संग्रह की बहुत बड़ी विशेषता है और मेरी बहुत बड़ी कमी। हमने अब तक 150 से ज्यादा गोष्ठियां आयोजित की हैं, लेकिन मैंने माँ सरस्वती का आह्वान गोष्ठी के पहले कभी नहीं कर पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बीच में हमारे साथ होते रहे मृत्युंजय साधक और सुमन साधक, उन्होंने इस परंपरा को जब भी वो शामिल किया तो इस परंपरा का निर्वहन आपकी पुस्तक कर रही, बहुत बहुत आभार। और ये बड़ी खुशी की बात है। नवगीत संग्रह को नवगीत गीत लेखन में अपना समस्त दे रहे शब्द मनीषों ने भूमिका या सम्मत के माध्यम से 100 से 100 नंबर पहले ही दे दिए। मैं बताता चलूं कि जब हमने लेखन प्रारंभ किया उस वक्त हमारा वास्ता वीरेंद्र सिंह आस्तिक से हुआ। वो हमारे विभाग में क्लर्क थे और मैं वहाँ
जूनियर इंजीनियर के पद पे तैनात था। तब से मैंने गीत पढ़ने शुरू किए। उसके बाद मैं सिंधु जी से साथ मिला और 2014 से संजय शुक्ल जी और जगदीश पंकज जी के गीत खूब हमने सुने और वी.के. वर्मा शैली जी को भी खूब सुना। तो जो नवगीत संग्रह और नवगीत लेखन में अपना समस्त दे रहे मनीषी जी, उन्होंने इनको जो 100 में 100 नंबर दिए हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। कहीं कोई मीन्स पीछे कहने की बात नहीं है। मेरी राय उन सभी के साथ है, चाहे वो डॉक्टर गुजनाथ मिश्र जी हो, प्रणा भारती जी हो, मधु चतुर्वेदी जी हो, डॉक्टर स्वप्निल खंडेलवाल जी हो। और मधु चतुर्वेदी जी को तो इसके पहले हमने शायद मृत्युंजय साहब जी के मंच पे घर पे पढ़ा सुना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जब बोलती हैं तो मुझे लगता है कि आप बोलते रहे, हम सिर्फ सुनते रहे। मैं बहुविधा लेखनी में लिखता रहा हूँ, कहानी लिखी है, रिपोर्ट्स लिखी है। कोरोना पीरियड में मेरी 3 किताबें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वाणी प्रकाशन के आने के बाद मेरी 3 किताबें हो जाएंगी। तो बहुविधा लिखने में जो कहना चाहिए अभ्यास किसी भी विधा में ज़्यादा नहीं, क्योंकि पत्रकारिता मेरे बेस रहा, इसलिए लेखन जब में ज़्यादा अच्छा लिख पा रहा हूँ। लेकिन उसमें जितने भी विषय हमने समेटे, नेहा मैर जी ने अपनी किताब में सब विषय समेटे और बहुत करीने से समेटे। जिस समय काल के लिए गीत रचे गए हैं, उस समय काल सदी का सबसे बड़ा भयानक समय काल था और हम सब ने उसे भोगा है। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि अपने तमाम जनों को खोने के बाद भी हम आज इस दुनिया में सांस ले पा रहे हैं। या इससे कुछ तथ्यों की बात भी होती है और इतिहास भी मजबूत होता है। बात वही पुरानी जो सबने कही है, वो मैं एक लाइन में समझाता हूँ। नेहा मैंने जिसे मेरा पहला परिचय रुमाल के कोने पर हुई फूल की कढ़ाई के माध्यम से ही हुआ था। और उनके गीत की मधुरता को जिस तरह से उनके स्वरों ने और बढ़ाया, उससे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। संप्रति साहित्य की संपत्ति है और मैंने बिना बताए नेहा जी को वहां से उठा लिया। उसके बाद हमारे मंच पेड़ों की छांव तले रचना पाठ की गोष्ठियों में इनका कई बार अवतरण हुआ। आभासी मंच पर व्यक्ति अवतरित ही होता है, उपस्थिति का सवाल नहीं होता। यह एक खनिज पीड़ा है मेरे पास, ये वो अवतरित। हर बार हमारे निमंत्रण को नेहा जी ने अपनी स्वीकृति दी और आदरणीय जगदीश पंकज जी, ईश्वर सिंह तिवतिया जी, संजय शुक्ल जी और वर्मा शैली जी, कई नाम हैं जो 2014 से हमारे मंच के हीरे और जवाहरात पन्ना आदि हैं। इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। संप्रति ने हमारी संपत्ति में से कुछ उठाया। मैं कहता हूँ कि बुढ़ापा आनंद की एक अवस्था है। एक बार खुद को निहारें, आप पाएंगे कि आप अक्षमता और कि आपकी अक्षमता जो है, जो आपका ताकत कम हो गई है, वो 3-4 वर्ष या उससे कुछ छोटे या बड़े बच्चे के नजदीक ले जाकर आपको खड़ी कर देती है नरम पहले से जो कुछ झुर्रियों का साथ पाकर चक्कर में हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुराकर, दीप्ति पहले नहीं थी आजकल उभरी हुई है, झुर्रियों के साथ हाथों की नसें दोहरी हुई है। मैं उठाऊं हाथ अपने ये कहीं छुपसी है जाती और करते हाथ नीचे ये नसें भी हैं लुभाती। मन हुआ जाता है बालक, उंगलियां इनसे छुपाकर आज झुककर में हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुराकर। मतलब जब मोहब्बत की दुकान एक चर्चित नारा बना। इस पर कविता की एक श्रृंखला मैंने भी कभी लिखी थी। मस्जिद न गुरुद्वारा नहीं मैं धाम लिखती हूँ, किताबें दिल के पन्नों पर मोहब्बत नाम लिखती हूँ। न सूखे फूल में लिखती न मुरझाई हुई यादें, शिकायत भी नहीं कोई न बेकार फरियादें।
सभी पन्नों को दिल को मैं गुलो गुलफाम लिखती हूँ, मोहब्बत नाम लिखती हूँ, मोहब्बत नाम लिखती हूँ। अल्लाह और मासूम प्रेम की पाती सा यह गीत किशोर नायिका की धड़कनों का शब्द रूपांतरण है। गीत की हर पंक्ति खुद में संपूर्ण प्रेम गाथा है और प्रेम की परिभाषा है। अंत में पूरे कविता संग्रह की शब्दावली और वोकैबुलरी पर ध्यान देने के बाद मुझे लगा कि गीत में जो महारत नेहा मैथ जी को हासिल है, यदि वो गजलों के क्षेत्र में जाए तो वहाँ जो गजल सुनने वाले हैं उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए और खुरदरे हुए काटते हुए फूल काटते हुए रुमाल पर, तो आप सभी यहाँ पे नेहा जी को बधाई देने आ रहे हैं। मेरे हमारे बीच में रवि अरोड़ा जी और पृथ्वी सिंह खजाना साहब भी आए हैं, तो हम वो लोग भी आपको बुके देकर जो है वो सम्मानित करना चाहते हैं। और हम गीत सुने, 2 गीतों का तो आखिर हमारे पास आ ही गया है, उंगलियों के फूल खुरदरे हुए फूल काटते हुए रुमाल पर, और आप तो मकान देखने लगे, उसका भी बहुत आग्रह है। और मैं चाहती हूँ उसके अलावा आइटम माइक संभालिए। बिना ज्यादा समय लिए सम्मानित मंच और आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, बस आभार प्रकट कर रही हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। आप इसी को समझ लीजिएगा कि मेरे मन में आप सब सभी लोग बढ़िया मंच में आप सब लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, सीधे सीधे भी सुनाती हूँ जैसा आदेश है। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तक खिला रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तक खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। तुमने घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। सिस्तियों ने होठ सी लिए मगर दिल में था गुबार सा भरा हुआ, दिल में था गुबार सा भरा हुआ। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तक खिला रुमाल पर। उंगलियों के फूल खुरदुरे हुए, खिल उठा रुमाल पे जो ये चमन, और इसमें प्रीत का प्रथम सुमन।
दर्द की चुभन को भूलने लगा, फूल सा जो दिल मिला रुमाल पर, फूल सा जो दिल मिला रुमाल पर, कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर, उंगलियों के फूल गुलगुले हुए, खुशबुएं लिए नई बहार की, आ गई घड़ी हमारे प्यार की, खुशबुएं लिए नई बहार की, आ गई घड़ी हमारे प्यार की, सामने दिखे जो तुम मचल उठी, चाल बावरी हुई बयार की, चाल बावरी हुई बयार की, चाल बावरी हुई बयार की, धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई, धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई, पेड़ दिल का जब हिला रुमाल पर, धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई, पेड़ दिल का जब हिला रुमाल पर, कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर, उंगलियों के फूल गुलगुले हुए, फूल काटते हुए रुमाल इतना सुने, इतना मैं मतलब सहनी को बहुत आपके सामने रखती हूँ। संप्रति की गोष्ठी में मैंने उस गीत को पढ़ा और मेरे पहले गीत संग्रह का वो गीत है, कहीं पढ़ा नहीं इस डर से कि अरे पता नहीं मैंने क्या लिख दिया ये सोच के, और जोगेंद्र भाई साहब ने इतनी तारीफ की, पंकज जी ने कहना मेरे अच्छे इस गीत में कुछ है तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रंग रोगन से पुता घर यूं पराया, सा लगेगा क्या पता था, रंग रोगन से पुता घर यूं पराया, सा लगेगा क्या पता था, हट गई सारी नबीरें, छुप गए अक्षर दुलारे, हट गई सारी लकीरें, छुप गए अक्षर दुलारे, थे बने दीवार पर जो मिट गए वो चित्र सारे, थे बने दीवार पर जो मिट गए वो चित्र सारे, थे बने दीवार पर जो मिट गए वो चित्र सारे, एक सुनहरी प्रेम अब दीवार के दिल को दहेगा क्या पता था, एक सुनहरी प्रेम अब दीवार के दिल को दहेगा क्या पता था, रंग रोगन से पुता घर यूं पराया, सा लगेगा क्या पता था। बसा दूसरा अंतिम द्वार के दोनों तरफ जो मांगलिक सतिये धरे थे, द्वार के दोनों तरफ जो मांगलिक सतिये धरे थे, याद अम्मा की दिलाते जो आशीषों से भरे थे, याद अम्मा की दिलाते जो आशीषों से भरे थे, आज उसकी याद को भी घर विदा कैसे करेगा क्या पता, आज उसकी याद को भी घर विदा ऐसे करेगा क्या पता, रंग रोगन से पुता घर यूं पराया, सा लगेगा क्या पता। एक तौर पर भी अंतिम गीत, हमने तो घर बुलाया आपको,
घर का सामान देखने लगे, जैसे तैसे आज एक घर हुआ, घर का सामान देखने लगे, घर का सामान देखने लगे, टूटा गुलदान देखने लगे, आप तो मकान देखने लगे। और दूसरा वंदनवार तो अभी दीपावली आ रही है और के अंदर त्योहारों पर हम अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, लेकिन एक नए मकान की खुशी में जो फूलों का हरे पत्तों का वंदनवार, आप तो मकान देखने लगे, पूछ लीजिए वंदनवार से, पूछ लीजिए वंदनवार से, कम नहीं ये दिन किसी त्योहार से, पूछ लीजिए वंदनवार से, कम नहीं ये दिन किसी त्योहार से, पूछ लीजिए वंदनवार से, घर में कम नहीं ये दिन किसी त्योहार से। एक लाइन भूल गई, क्षमा चाहती हूं। आप तो मकान देखने लगे, हमने तो घर बुलाया आपको, आप तो मकान देखने लगे, पूछ लीजिए वंदनवार से, कम नहीं ये दिन किसी त्योहार से, चलिए कि सिर को जो छत मिली, लेना है क्या वो तो मीनार से, पूछ लीजिए वंदनवार से, कम नहीं ये दिन किसी त्योहार से, चलिए थी सिर को जो छत मिली, लेना है क्या वो तो मीनार से, लेना है क्या वो तो मीनार से, देने आए बधाई आप तो, देने आए बधाई आप तो, छतों का उठान देने आए बधाई आप तो, छतों का उठान देखने लगे, छतों का उठान देखने लगे, आप तो मकान देखने लगे, टूटा गुलदान देखने लगे। अंतिम बंद आपके बीच में रखती हूँ। आप तो मकान देखने लगे, कल तक थे वंचित जिस मान से, अपना एड्रेस जब हो जाता है तो उसकी शान अलग होती है, और किराए के मकान में हर बार जब एड्रेस बदलता है उसकी पीड़ा वही समझ सकता है, तो बंद रखते हैं। कल तक थे वंचित जिस मान से, पक्के एड्रेस वाली शान से, कल तक थे वंचित जिस मान से, पक्के एड्रेस वाली शान से, छोटे से घर ने है भर दिया अपना भी जीवन सम्मान से, छोटे से घर ने है भर दिया अपना भी जीवन सम्मान से, अपना भी जीवन सम्मान से, देखी ना पक्की नाम पट्टिका, देखी ना पक्की नाम पट्टिका, कच्चा दालान देखने देखी ना पक्की नाम पट्टिका, कच्चा दालान देखने लगे, कच्चा दालान देखने लगे, छतों का उठान देखने लगे, आप तो मकान देखने लगे, हमने तो घर बुलाया आपको। आपके स्नेह का बहुत बहुत आभार, बहुत मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपके इतने स्नेह को कैसे बटोर के रखूंगी, बस हमेशा मुझे शक्ति दे, आपका स्नेह मुझे ऐसे मिलता रहे, मेरी बेटी में मिलती रहे, और आप बार बार आए मुझे आशीर्वाद दें, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
के इस कार्यक्रम में नेहा जी के गीत सुनने पर उनके गीतों से उदाहरण दे करके बहुत सी बातें कही गई हैं। हर गीत अपने आप में आकर्षक है, चाहता है कि उनको भी उनकी आवाज़ में हर गीत को सुना जाए, लेकिन अपनी सीमाएं हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था इस संग्रह के ऊपर समीक्षात्मक टिप्पणी कोई विस्तार से हो सकती तो और अच्छा रहता, लेकिन समय की अपनी सीमा है। फिर भी नेहा जी की रचनाशीलता पर कुछ बात कही जा सकती है। मैं संक्षेप में एक बात करूँगा जिसका कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी कहने से सब चाहता है या उसको छिपाना चाहता है। नेहा जी का एक गीत है, उसका उल्लेख भी किया है, और खास तौर से मतलब छिपाने की बात है वो उम्र से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे झुर्रियाँ हैं, नसों का उभरना है। एक गीत के अंदर नेहा जी ने उसको किस तरह से लिया है कि वो अपने मन को बालकपन की तरह से उभरी हुई नशों को छू रही है। इस तरह का ये गीत है। अपने गीतों में प्रकृति को मानवीकरण करते हुए बहुत कुछ कहा है। हर गीत अपने आप में स्वतंत्र है, और गीत संग्रह के जो जितने भी गीत हैं उनको अगर देखा जाए तो पारंपरिक गीत से चल करके कुछ गीत ऐसे जो पूरी तरह से पारंपरिक है, कुछ गीत ऐसे जिसमें पारंपरिक भी है और आधुनिकता भी है, और कुछ गीत ऐसे हैं पूरी तरह से नवगीत की श्रेणी में। तो तीन तरह के गीत, और उनका जो विषय वस्तु है वो भी उसी प्रकार से है। अपनी बात, दूसरों की बात, और कुछ बात ऐसी जो परकाया प्रवेश के द्वारा, यानी स्वानुभूति, समानुभूति और सहानुभूति, इन तीनों का समन्वय इस संग्रह के गीतों में है। मैंने उस दृष्टि से तो इसका नहीं, लेकिन हाँ सरसरी नजर से सारे गीतों पर मैंने वो किया। मैं चाहता था कि इस पर और विस्तृत चर्चा हो। हमारे संप्रति के हमारे साथी हैं वेद प्रकाश वेद जी, वो बड़ी गहराई से नहीं गीत हो या कुछ भी, बड़ी गहराई से वो विवेचन करते हैं। अगर वो भी अपने विचार रख पाते तो बड़ा अच्छा लगता। खैर, आज की इस सभा में, इस आयोजन में इतने लोग आए हैं, उपस्थिति दी है, अपने अपने विचार भी रखे हैं विद्वान लोगों ने, उस सबके लिए मैं संप्रति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा। हमारी संप्रति से वो सीधे तौर से तो नहीं जुड़े रहे, लेकिन मन से पूरी तरह से जुड़े रहे। वो सदस्य नहीं थे, लेकिन सदस्य से भी ज़्यादा रहे। पिछले दिनों जब इंद्र जी की, देवेंद्र शर्मा इंद्र जी की स्मृति में कार्यक्रम किया गया था, उसमें वो उपस्थित हुए थे। दुर्भाग्य से कल वो हमें छोड़ करके चले गए। भारतेंदु मिश्र जी, जो नवगीत के सशक्त हस्ताक्षरों में गिने जाते हैं, मैं चाहता हूँ उनकी स्मृति में आज की सभा में 2 मिनट का मौन अगर करके हमें श्रद्धांजलि दें। मैंने सुना है और सुनने के बाद भी मैं 100% आश्वस्त तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोमा, फुल स्टॉप, एक शब्द के बाद दूसरा कार्य नहीं है। और नटशेल में निराला जी भी ऑर्गेनिक थ्योरी को मानते थे, इसलिए वह तोड़ की पत्थर की श्रेष्ठ कविता इसीलिए मानी जाती है। और यह केवल गीत पर लागू नहीं होता, गजल को छोड़कर के हर विधा शायद इसकी भी मानी जाती है। उनके रुमाल की बहुत चर्चा हुई, लेकिन जो
मैं सुन पाया हूँ, इनका एक श्रेष्ठतम उपलब्धि वो डॉक्टर साहब जिस गीत की बात ये जो मनोरंजन वाला है। क्योंकि देखिए, आप यदि ढंग से अपने गीत पढ़ेंगे तो मुखड़ा तो बहुत सुंदर होता है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब पैदा होता है तो गधे का बच्चा भी सुंदर होता है, लेकिन गीत का निर्वाह अंत तक हो जाए या नवगीत का हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपको ये भी देखना है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। आपको ये भी देखना है दुनिया कहाँ है। तो जो कारण ये बता रहे उस गीत का कि वहाँ मैं गौर कर रहा था, वो लगभग ऐसा स्टेप बाय स्टेप और ऐसी व्यंजना है, वो केवल रोगन नहीं है, वो ये दो जीवन पद्धति दोनों है जहाँ हम मूल संवेदना से हटकर और जो शो ऑफ है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब पूरा देखना पड़ेगा उसका निर्माण कितना हो पाया है, लेकिन जितना मैं सुन पाया वहाँ मुझे लगा कि वो बच्चों का जो है वो एक मेरी बीती हुई दुनिया है, केवल बच्चे नहीं हैं। जहाँ मैं होता था, जहाँ मेरी संवेदनाएं थी, और समय के बदलाव में और समय की संस्कृति ने हमारी उस संवेदना को इतना छीन दिया है, इतनी छीन चुकी है कि हम रोकन करते करते उसको इधर कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको। नेहा जी मेरी भाभी, मैं उनकी ननद हूँ छोटी, और मुझे बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं संक्षेप में ही सभा में जो मुख्य अतिथि बैठे हैं और जितने सब आए हुए हैं अतिथिगण, मैं सबका दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग आए और हमारी भाभी का इतना सम्मान बढ़ाया। उसके लिए पूरे परिवार की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और इनके लिए तो मेरे पास कहने के लिए शब्द है नहीं भाभी के लिए, क्योंकि मेरे पापा भी लिखते थे और इन्होंने हमारे परिवार की परंपरा को आगे बनाया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की और गर्व की बात है। और जिन मुश्किल हालात में ये पिछले 1 साल में निकली और अपने विल पावर से, अपनी प्रेरणा से, अपनी लेखन की शक्ति से इन्होंने उस दौर को बहुत साहस के साथ में पूरा किया, वो सबके सामने है। और मैं बस यही कहूँगी, ये इसी तरह हंसती हुई हमारे परिवार की शोभा बढ़ाती रहें, और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती हूँ कि उनके सुपुत्र भी आए या उनकी पुत्र वधू, अगर दोनों में से कोई भी अगर बोलना चाहे तो 1 मिनट के लिए जरूर आए। और बोलना सबको आता है। देखिए, आप कह रही थी आपको बोलना नहीं आता है, लेकिन कितने अच्छे से आपने अपने विचार रखे हैं। तो उनकी पुत्र वधू आ रही है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि वो अपनी सास नेहा जी के लिए कुछ बोले। आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर आप सब यहाँ पे आए उसके लिए थैंक यू। माँ के लिए वो कवित्री कैसी है वो सब जानते हैं, सबने सुना अभी, लेकिन माँ के लिए वो माँ कैसी है ये बस मैं बता सकती हूँ। वो बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छी है, बहुत धार्मिक है, सबकी बहुत हेल्प करती है। और जैसे कहते हैं ना, सास होती है, माँ नहीं हो सकती। पर मुझे लगता है मेरी माँ ने मुझे जितना प्यार किया है शायद इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही किया है। पर वो मेरी अपनी मदर को एक्सप्रेसिव कम है, मतलब प्यार तो हर माँ करती है, पर वो जताती कम है। ये जताती भी बहुत है, गले लगना, प्यार करना, पूछना तो खुश है कि नहीं, ऐसे तो ऐसे सब नहीं करते हैं जैसे वो करती है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी माँ हैं इसके लिए। थैंक यू। और आप ये जब पुस्तक आप तक पहुँचेगी तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर
बड़े साहित्यकार हमारे बीच नहीं रहे, प्लीज खड़े हो जाए अपने स्थान पर और 2 मिनट का मौन